पुराण काल का भारत वह समय जब राजाओं का शासन था और समाज धर्म, संस्कृति और परंपराओं के सख्त नियमों से संचालित होता था। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ राज्य अवंतिपुर अपनी समृद्धि, विद्वानों और विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इसी राज्य के सेनापति थे युवराज वीरधन। वीरधन को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा बहुत सम्मान देती थी। वीरधन की पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थीं। उनकी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वीरधन के राज्य की जिम्मेदारियों और युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उनका वैवाहिक जीवन एक सुखद कहानी से अधिक औपचारिकता बन चुका था। सौम्या के लिए महल के सुनहरे कमरे, चमचमाते वस्त्र और नौकर चाकर सब निरर्थक हो गए थे। वीरधन उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में असफल रहे थे। यह केवल एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि समाज के एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाने वाला बंधन था। लेकिन सौम्या को अपने जीवन में सच्चे प्रेम और अपने मन की भावनाओं को समझने वाला साथी चाहिए था। एक दिन महल में एक नया संगीताचार्य नियुक्त किया गया। उनका नाम था विनायक। विनायक एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका संगीत ऐसा था जो किसी के भी हृदय को छू लेता। वे शांत स्वभाव के, मधुर वाणी वाले और अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। संगीत सभा में जब पहली बार विनायक ने अपने वीणा की धुन छेड़ी तो सौम्या मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। विनायक की आंखों में गहराई और उनके संगीत में भावनाओं की सच्चाई ने सौम्या के सूने हृदय को झकझोर दिया। धीरे धीरे सौम्या ने संगीत सभा में नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। विनायक की बातों में, उनकी सादगी में और उनकी रचनाओं में सौम्या को वह सुकून मिला जो उन्हें वीरधन के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। सौम्या ने महसूस किया कि वह विनायक के प्रति आकर्षित हो रही हैं। महल के अन्य सदस्यों ने सौम्या के व्यवहार में आए इस बदलाव को महसूस किया। उनके संगीत सभाओं में बार बार जाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। गाने की कला के प्रति रुचि माना तो कुछ ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन सौम्या को किसी की परवाह नहीं थी। वीरधन को भी सौम्या के बदले हुए व्यवहार का आभास हुआ। एक दिन उन्होंने सौम्या से पूछा, तुम इतनी व्यस्त क्यों हो गई हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई नया उद्देश्य आ गया है? सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में संगीत का महत्व समझ रही हूं, इससे मन को शांति मिलती है। लेकिन वीरधन के मन में संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। एक रात संगीत सभा के बाद सौम्या और विनायक अकेले बाग में बैठे। चंद्रमा की चांदनी में विनायक ने सौम्या से पूछा, रानी साहिबा, क्या आप कभी अपने दिल की बात कहती हैं? सौम्या ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, क्या सच कहने का कोई अर्थ है जब समाज केवल दिखावे पर विश्वास करता है? विनायक उनकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन उनके मन में सौम्या के प्रति गहरी संवेदनाएं जाग चुकी थीं। सौम्या और विनायक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। विनायक ने अपने संगीत में सौम्या के लिए विशेष रचनाएं बनानी शुरू कर दीं। महल के बगीचे में चांदनी रातों में जब पूरी दुनिया सो रही होती, सौम्या और विनायक भावनाओं का संगीत रचते। विनायक का हृदय सौम्या के प्रति झुक चुका था, लेकिन वह अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में थे। वह जानते थे कि सौम्या रानी थीं, वीरधन की पत्नी। यह प्रेम केवल उनकी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उनके जीवन के लिए भी खतरा था। रानी साहिबा, यह जो रास्ता हम चुन रहे हैं, क्या यह उचित है? विनायक ने एक रात सौम्या से पूछा। सौम्या ने उत्तर दिया, उचित अनुचित की परिभाषा समाज ने बनाई है। मेरा हृदय जो चाहता है वही मेरे लिए सत्य है। महल के सेवक और दरबारी भी अब इन मुलाकातों की चर्चा करने लगे थे। सौम्या के देर रात बगीचे में जाने और विनायक के साथ समय बिताने की बात वीरधन तक पहुंच गई। वीरधन ने अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर स्थिति को समझने का प्रयास किया।
एक दिन वीरधन ने सौम्या से सीधे सवाल किया, क्या यह सत्य है कि तुम विनायक के साथ इतना समय बिता रही हो? सौम्या ने जवाब दिया, संगीत मेरी आत्मा को शांति देता है, क्या इसमें कुछ गलत है? वीरधन का गुस्सा उबल पड़ा। शांति या कुछ और? सौम्या, याद रखो कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य केवल मेरी ओर है थे। सौम्या ने पहली बार कठोरता से कहा, क्या केवल कर्तव्य से रिश्ता चलता है? मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन एक इंसान भी हूं। क्या मेरे अपने सपनों और भावनाओं का कोई स्थान नहीं है? वीरधन ने अपने सैनिकों को विनायक पर नजर रखने का आदेश दिया। एक रात जब विनायक महल से बाहर निकल रहे थे, वीरधन ने उन्हें रोका। सावधान रहो विनायक, तुम रानी के करीब हो रहे हो, लेकिन यह महल तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। अगर मेरे परिवार का नाम बदनाम हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। विनायक ने सिर झुका लिया, लेकिन उनकी आंखों में भय नहीं था। सौम्या ने महसूस किया कि उनका और विनायक का रिश्ता अब किसी छुपे हुए रहस्य से ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इसे समाप्त करने का कोई इरादा नहीं किया। विनायक, मैं अपने जीवन का फैसला खुद करूंगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूं और यह प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। विनायक ने उन्हें चेतावनी दी, रानी साहिबा, यह प्रेम हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी संकट में पड़ें। वीरधन ने राज्यसभा में यह विषय उठाया। उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने कहा, अगर कोई रानी के साथ अनुचित संबंध बनाने का प्रयास करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हम अपने परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यह सुनकर सौम्या का हृदय कांप उठा। वीरधन के सख्त आदेश के बाद सौम्या और विनायक ने अपनी मुलाकातों को गुप्त रखना शुरू कर दिया। अब वे महल के बाहरी हिस्सों या जंगलों में मिलते थे। इन गुप्त मुलाकातों में उनका प्रेम और गहरा हो गया। सौम्या को लगने लगा कि यह संबंध अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। एक रात जब दोनों नदी के किनारे मिले, विनायक ने सौम्या से कहा, रानी साहिबा, यह रिश्ता आपको संकट में डाल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे यहीं समाप्त कर दें। सौम्या ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, क्या प्रेम केवल तब तक सही है जब तक यह समाज के नियमों का पालन करे? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं विनायक, मुझे यह बंधन तोड़ने का साहस मत देना। विनायक चुप रह गए। उनके मन में संघर्ष था, सौम्या का प्रेम और उनका कर्तव्य। वीरधन को सौम्या और विनायक की गुप्त मुलाकातों की खबर मिलने लगी। उनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि रानी और विनायक जंगल में अक्सर बेदिगत मिलते हैं। यह सुनकर वीरधन का गुस्सा भड़क उठा। मैंने इस राज्य को युद्धों में विजय दिलाई है, लेकिन अपनी ही पत्नी के विश्वासघात से हार जाऊं, यह स्वीकार्य नहीं। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि विनायक को पकड़कर महल लाया जाए। अगली सुबह जब विनायक मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, वीरधन के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तुम्हें रानी के साथ अनुचित संबंध बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, सैनिकों ने कहा। विनायक ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह जानते थे कि यह दिन आना तय था। जब सौम्या को विनायक की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने पहली बार महल के नियमों को तोड़ते हुए दरबार में प्रवेश किया। महाराज, यह अन्याय है। विनायक निर्दोष हैं। उन्होंने केवल संगीत के माध्यम से मेरी आत्मा को शांत किया है। उनका अपराध केवल यह है कि उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, सौम्या ने रोते हुए कहा। वीरधन ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह राज्य के नियमों का उल्लंघन है। उनके लिए दंड निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में विनायक पर मुकदमा चलाया गया। दरबारी जो वीरधन के पक्ष में थे ने विनायक को दोषी ठहराया। उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। सौम्या ने रोते हुए वीरधन से कहा, अगर विनायक को मृत्यु दी गई
तो मैं इसे नहीं सह सकूंगी। मेरे हृदय का हर टुकड़ा तुम्हें दोषी मानेगा। वीरधन ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा हृदय अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर तुम इसे बचाना नहीं चाहती तो तुम्हारे लिए यहां कोई स्थान नहीं। विनायक को जब यह खबर मिली कि उनकी मृत्यु का निर्णय हो चुका है तो उन्होंने सौम्या को संदेश भेजा, रानी साहिबा, मेरे लिए प्रेम का अर्थ त्याग है। अगर मेरी मृत्यु से आपकी प्रतिष्ठा और शांति बच सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। सौम्या ने संदेश पढ़कर कहा, नहीं विनायक, यह प्रेम का अंत नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगाऊंगी। वीरधन ने राज्यसभा में घोषणा की, आज मैं अपनी पत्नी और उस संगीतकार को, जिन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, कठोर दंड देने जा रहा हूं। यह दंड एक उदाहरण बनेगा कि कोई भी राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। सौम्या और विनायक को मध्य में लाया गया। सौम्या ने अब तक अपने गुस्से और दुख को रोका हुआ था, लेकिन जैसे ही वीरधन ने उनकी सजा की घोषणा की, वह चिल्ला उठी, रुको महाराज, सजा हमें नहीं, आपको मिलनी चाहिए। आप हमारे प्रेम को देख रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें नहीं समझ रहे। अगर आपने मुझे एक पत्नी का मान दिया होता, मेरे दिल को समझा होता, तो क्या मैं कभी किसी और को देखती? सौम्या की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। आपने मुझे हमेशा एक वस्तु समझा, एक राजमाता जो केवल आपकी इच्छाओं का पालन करे, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। मेरा अपना हृदय है जो प्रेम चाहता है। आपने कभी मेरे दिल को जानने की कोशिश नहीं की। सजा हमें नहीं, खुद को दीजिए, क्योंकि आपने अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। वीरधन ने सौम्या की ओर देखा। उनके शब्दों में सच्चाई और दर्द था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उनकी भावनाओं पर हावी था। तुम मुझे दोष दे रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं तुमसे वफादारी की उम्मीद करूं। विनायक, जो अब तक शांत खड़े थे, बोले, महाराज, प्रेम अधिकार से नहीं, विश्वास और भावनाओं से चलता है। मैंने रानी साहिबा को कभी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस उनके उस हिस्से को समझने की कोशिश कर रहा था जिसे आपने अनदेखा कर दिया। वीरधन का चेहरा क्रोध और शर्म से लाल हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को अलग अलग कोठरियों में कैद कर दिया जाए। इनकी सजा पर मैं कल अंतिम निर्णय लूंगा। सौम्या ने गुस्से और आंखों में आंसू के साथ कहा, आप जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन याद रखिए, यह सजा हमारी नहीं, आपके अपने रिश्ते की हार है। आप राजा हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी पति होने का धर्म नहीं निभाया। वीरधन के कदम ठिठक गए। उनके अंदर कहीं एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। क्या सौम्या सही कह रही थी? क्या उनकी कठोरता ने ही उनकी पत्नी को दूर किया था? उस रात वीरधन अपनी पत्नी के शब्दों को बार बार सोचते रहे। क्या मैंने वास्तव में सौम्या के साथ अन्याय किया? क्या यह सब मेरी गलती है? राजा का अहंकार धीरे धीरे उनके दिल में उठते सवालों के आगे झुकने लगा। महल में विद्रोह की लहरें, महल में इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। प्रजा भी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग राजा के फैसले को सही ठहरा रहे थे, तो कुछ सौम्या और विनायक के पक्ष में थे। अगर रानी ने राजा से प्रेम नहीं पाया, तो क्या उनका प्रेम करना गलत था? लोगों के बीच यह सवाल गूंजने लगा। रात भर वीरधन सौम्या के शब्दों को याद करते रहे। उनके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उनका अहंकार और दूसरी तरफ उनकी पत्नी के सच का सामना।
क्या मैं सच में एक पति के रूप में विफल रहा? क्या यह सब मेरी ही कठोरता का परिणाम है? सौम्या की बातों ने उनके दिल पर गहरा असर किया। उन्होंने पहली बार अपने रिश्ते की कमी को महसूस किया। अगली सुबह वीरधन ने राज्यसभा में सभी को बुलाया। विनायक और सौम्या को फिर से सभा के बीच लाया गया। सभा में सन्नाटा था। हर कोई राजा के फैसले का इंतजार कर रहा था। वीरधन ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं अपने राज्य, अपनी पत्नी और अपने कर्तव्य के सामने झुकता हूं। सौम्या ने जो कहा वह सच है। मैंने एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मैंने हमेशा एक राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी और पति की एक से पति के रूप में अपनी पत्नी के दिल को अनदेखा किया। वीरधन ने आगे कहा, विनायक निर्दोष हैं। उनका अपराध केवल इतना है कि उन्होंने मेरी पत्नी की भावनाओं को समझा। उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मैं उन्हें रिहा करता हूं। सभा में सब लोग चौंक गए, लेकिन सौम्या ने वीरधन की ओर देखा और कहा, महाराज, आपने सच्चाई को स्वीकार किया। यह मेरे लिए बहुत है, लेकिन अब इस रिश्ते में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं महल छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि एक पत्नी को केवल अधिकार नहीं, सम्मान भी चाहिए। वीरधन ने सौम्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन सौम्या का निर्णय अटल था। अगर आप कभी अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चा प्रेम कर सकें तो शायद मैं लौट आऊं, लेकिन अब मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं, सौम्या ने कहा। विनायक ने भी सौम्या के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन सौम्या ने उसे रोक दिया। यह मेरी लड़ाई है विनायक। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम अपनी कला के माध्यम से इस दुनिया में प्रेम का संदेश फैलाओ। सौम्या ने महल छोड़ दिया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। वह अपने फैसले से संतुष्ट थीं। विनायक अपने संगीत के माध्यम से प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश देने लगे। महल में अकेले रह गए। वीरधन ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रण लिया। उन्होंने अपने राज्य के हर नागरिक को सम्मान देने और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश शुरू की। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्रेम अधिकार से नहीं, सम्मान और विश्वास से चलता है। एक सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें। समाप्त।